हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 30 करेंगे। ये वर्कशीट भारत में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर से ली गई है। ये आपकी सोशल स्टडीज़ में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 4 है। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इस वीक इसी चैप्टर से सारी वर्कशीट्स आई थी। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होना, यानी उनका आपस में संबंध होना वैश्वीकरण कहलाता है, यानी विश्व का एकीकरण होना। भारत पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण एक लंबा सफ़र तय कर चुका है। वैश्वीकरण उत्पादकों, स्थानीय एवं विदेशी दोनों के बीच और अधिक प्रतिस्पर्धा से दोनों के लिए विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। भारत में अगर हम देखें तो वैश्वीकरण का अधिक लाभ जो है वो धनी उत्पादक, जो धनी बिजनेसमैन हैं, उन्हीं को ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वो उनके पास धन है, मनी है, अच्छी टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए और अपने उद्योगों का विकास करने के लिए। तो वैश्वीकरण से स्थानीय और विदेशी दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। और जब विदेशी कंपनियों के साथ हमारे देश के छोटे उत्पादक, जो कुटीर उद्योग वाले उत्पादक हैं, उनका जब प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, तो वो उनके पास इतनी अच्छी तकनीक नहीं है, जिसके कारण वो उनके साथ प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में पिछड़ जाते हैं और उनके रोज़गार जो हैं धीरे धीरे बंद होने के कगार पे आ जाते हैं। तो विदेशी कंपनियों के साथ वैश्वीकरण से क्या होता है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी और देश में आके अपना निवेश करती हैं, व्यापार करती हैं, तो इस प्रकार विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ जाती हैं। इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। तो ऐसे में जो सबसे अधिक लाभ हुआ है वो शहरी क्षेत्रों में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। उपभोक्ता यानी उत्पादकों को तो लाभ हुआ ही है, साथ में उपभोक्ता यानी कस्टमर, जो शहरी क्षेत्र में कस्टमर है, वो उन्हीं को ज़्यादा विकल्प मिले हैं, ज़्यादा उनको चॉइसेस मिली हैं। पिछली वर्कशीट्स में भी हम क्लियर कर चुके हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनमें अनेक विकल्प यानी चॉइसेस लोगों को मिल गई हैं। अब एक ही चीज़ अगर आपने सोप का हम एग्जांपल लेते हैं, तो सोप में ही कितनी चॉइसेस हैं, कितने विकल्प हैं उपभोक्ताओं के पास। तो वैश्वीकरण का एक जो प्रभाव पड़ा है वो ये भी है कि इसका लाभ शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को अधिक हुआ है, और उनको सबसे अधिक लाभ क्या हुआ है कि उन्हें अब पहले से अधिक विकल्प यानी चॉइसेस मिल गई हैं, और कई उत्पादन जो हैं, वस्तुएं जो हैं, वो बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतों पे मिलने लगी हैं। उत्पादकों और श्रम, ये तो लाभ हो गए उपभोक्ता को। उपभोक्ता यानी कस्टमर को क्या फ़ायदे हुए हैं वैश्वीकरण से, कि उन्हें वस्तुओं के अधिक विकल्प मिल गए हैं और अच्छी गुणवत्ता और कम कीमत पर वस्तुएं जो हैं उन्हें प्राप्त हो रही हैं। उत्पादक और श्रमिक, उत्पादक यानी जो अपना उद्योग लगा रहा है, उत्पादन कर रहा है वस्तुओं का, और श्रमिक जो उसके उद्योग में काम कर रहे हैं, इन पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। तो सबसे पहले वैश्वीकरण का प्रभाव हम देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर प्रभाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस में आती हैं? सेलफोन यानी मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड या बैंकिंग जैसी सेवाएं, ये सभी सेवाएं जो हैं ये आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनमें निवेश करती हैं, और इन सभी वस्तुओं के उत्पादन में निवेश जो है वो वैश्वीकरण के होने से बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि सेल फ़ोन में आपको कितनी सारी चॉइसेस मिलती हैं, कितनी ज़्यादा कंपनीज़ आ गई हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, आपके टीवी, वॉशिंग मशीन, इन सब जितने भी आपके बिजली से चलने वाले उपकरण हैं, उन सभी में आपको कितने विकल्प मिल गए हैं, क्योंकि इन सब में जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश बढ़ा है। उपरोक्त उद्योगों में नई नौकरियों का सृजन हुआ है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने जब निवेश बढ़ाया किसी देश में, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि रोज़गार के अवसर विकसित होते हैं।
इन उद्योगों को कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां भी समृद्ध हो गई हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अब अगर भारत में जो है सपोज़ हम कहते हैं कि फ़ैन में अंदर जो मशीन लगने वाला पार्ट है वो एक छोटे फैक्ट्री में बनता है, और अगर अच्छे अच्छे फ़ैन या और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आएंगी तो वो उन छोटे उत्पादकों से कच्चा माल खरीदेंगी। कच्चा माल यानी जो उन बड़ी चीज़ों को बनाने में प्रयोग होता है। तो इससे क्या होता है कि जितनी स्थानीय कंपनियां हैं वो भी समृद्ध हो गई हैं बहुराष्ट्रीय की कंपनियों के आने से। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से क्या प्रभाव पड़ा है? अब है कि भारत की जो कंपनियां शीर्ष पर हैं, यानी टॉप की कंपनीज जो भारत में हैं, उन पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है। अब क्योंकि वो टॉप की कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा, बिरला, इन्फोसिस, रिलायंस, ये टॉप की कंपनीज हैं, इन पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है? उन्होंने नई तकनीक और उत्पादन के तरीकों में निवेश किया और अपने उत्पादन मानकों को बढ़ाया, यानी नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ इन्होंने किया। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त किया, यानी जो हमारे अच्छी बड़ी भारतीय कंपनियां हैं उन्होंने भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके नए उत्पादन वस्तुओं में कदम रखा। कुछ बड़ी भारतीय कंपनियां खुद बहुराष्ट्रीय बन गई, जैसे कि टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी। आईईटी जैसे उद्योगों को सेवा प्रदान करने के नए अवसर प्राप्त किए गए। तो ये तो थे वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव, परंतु भारत में जो है वो सभी समान रूप से धनी नहीं हैं। हमारा बहुत बड़ा वर्ग जनसंख्या का जो है वो गरीब है। छोटे उद्योग ज़्यादा हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग का संख्या जो है हमारे देश में ज़्यादा है। तो इन सब पर क्या प्रभाव पड़ा? छोटे भारतीय निर्माता जो हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा? छोटे भारतीय निर्माता जैसे हैं बुनकर हैं, आपके हाथ से बनाने वाली वस्तुएं हैं, आपके खिलौने बनाने वाले लोग हैं, छोटी फैक्ट्री है जिसमें प्लास्टिक का सामान बनता है, बैटरी हैं, तेल हैं, डेयरी के पदार्थ हैं जैसे घी, तेल, ये सब ये छोटे उद्योग कहलाते हैं, ये बड़े पैमाने के उद्योग नहीं है। तो इन पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या प्रभाव पड़ा है? बहुत से छोटे निर्माताओं के लिए वैश्वीकरण ने बहुत चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। किस प्रकार की चुनौतियां? अब उनका जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से बड़ी कंपनियों में तैयार माल के साथ होती है। तो इससे क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी वाली वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो जो हमारे छोटे भारतीय निर्माता हैं उनकी बनी हुई वस्तुएं जो हैं उनकी तुलना में पिछड़ जाती हैं, उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं। ऐसे में छोटे निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा के कारण कड़ी टक्कर मिलती है। बैटरी, कैपेसिटर, प्लास्टिक, खिलौने, टायर, डेयरी उत्पाद, तेल, कुछ ऐसे ही छोटे उद्योगों के उदाहरण हैं। इनमें से कई इकाइयों ने कई श्रमिकों को रोजगार देने के लिए बंद कर दिया, यानी छोटे उद्योग अब पिछड़ गए तो उनमें काम करने वाले श्रमिकों का रोजगार भी चला गया। अधिकांश नियोक्ता श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देना पसंद करते हैं, जिससे नौकरी का नुकसान होता है। लचीले ढंग से रोजगार देने का मतलब है कि कभी हटा दिया, यानी निश्चित अवधि के लिए रोजगार नहीं देना। अब क्योंकि इन जो हमारे छोटे भारतीय उत्पादक हैं उनको फ़ायदा इतना नहीं होता, उनको नुकसान हुआ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से, और उन्हें श्रमिकों को रोज़गार देना बंद भी कर दिया। और ज़्यादातर अगर श्रमिकों को रोज़गार दिया तो लचीले ढंग से रोज़गार दिया, यानी उनका ना तो काम करने की अवधि, रोज़गार की अवधि निश्चित की और ना ही वेतन निश्चित किया गया। तो ये थे हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों या वैश्वीकरण से भारत में कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसको देखने से पता चलता है कि भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव जो है वो सभी वर्गों पर एक समान नहीं था। इसका फ़ायदा धनी और शिक्षित वर्ग को ज़्यादा हुआ, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने
जितने भी उद्योग लगाए उनमें जो रोज़गार विकसित हुआ वो भी केवल शिक्षित और कुशल वर्ग के लिए था। वहाँ पर जो हमारे छोटे मजदूर श्रमिक लोग हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की रोज़गार विकसित नहीं हुआ। तो जितने भी हमारे छोटे भारतीय निर्माता थे और श्रमिक थे उन पर वैश्वीकरण का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब है कि विदेशी निवेश होता है जब विदेश की कोई कंपनी जो है भारत में पूंजी का निवेश करे, यहाँ पर भूमि खरीद कर जो है उद्योग लगाए, उसे विदेशी निवेश कहते हैं। तो किसी भी कंपनी जब दूसरे देशों में जाकर विदेशी निवेश करती है तो उस देश जो है वो विकसित की ओर अग्रसर होता है। क्यों? वहाँ पर रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। अब ऐसे ही जो विकासशील देश हैं वो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि आइए हमारे देश में उद्योग लगाइए, इसके लिए वो उनको आकर्षित करते रहते हैं और अनेक सुविधाएं प्रदान करते हैं। उन्हें बताते हैं कि देखिए हमारे देश में ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी, हम आपको करों में भी छूट देंगे, हमारे देश में आके उद्योग लगाइए। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं और भारत ने कौन कौन से कदम उठाए? औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करके। तो सबसे पहला जो काम किया जाता है वो है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करके। औद्योगिक क्षेत्रों को सेज SEZ भी कहते हैं। S मीन्स स्पेशल, E यानी इकोनॉमिक, Z यानी जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी स्पेशल यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र, सेज्ड, SEZ ये कहा जाता है। तो SEZ होता क्या है? SEZ का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी वह क्षेत्र जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाती है, औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाते हैं, यानी जहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं। अब ऐसे क्षेत्रों में, विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाएं जो हैं वो टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की दी जाती हैं, विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क परिवहन, भंडारण, मनोरंजन और शैक्षिक सुविधाएं जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। SEZ में उत्पादन इकाई रखने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्षों के लिए कर का भुगतान नहीं करना पड़ता। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? सबसे पहला है विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करना, जहां पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो, यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क परिवहन आदि की सुविधाएं विश्व स्तर की प्रदान की जाती हैं। और दूसरा कि ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उद्योग लगाने वाली इकाइयों को, उद्योग लगाने वाली कंपनियों को 5 वर्ष के लिए कर का भुगतान भी नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जो तीसरा यहाँ पर छूट दी जाती है या आकर्षित किया जाता है वो दिया जाता है श्रम कानूनों में लचीलापन। किसी भी देश में श्रमिकों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए श्रम कानून बनाए जाते हैं कि उनका शोषण ना हो, परंतु विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए श्रमिक कानूनों को लचीलापन प्रदान किया जाता है। इसमें श्रमिकों को नियमित रूप से काम पर रखने की बजाय काम के तीव्र दबाव होने पर कंपनियां छोटी अवधि के लिए लचीले ढंग से काम पर रखती हैं। लचीला मीन्स कभी भी उनको हटा दिया जाता है, उनका कोई काम रोज़गार की अवधि निश्चित नहीं होती। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि वो श्रमिकों को लचीले ढंग से लगाए, इससे कंपनी के लिए श्रम की लागत कम हो जाती है, यानी उन्हें ये नहीं, जितने घंटे काम है, जितनी देर का काम है, उतनी देर के लिए ही वो कंपनी उस श्रमिक को लगाती है, और जब काम नहीं होता तो उसको जो है वेतन उसे नहीं देती वो। तो इस वजह से जो लागत है वो कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। लेकिन फिर भी विदेशी कंपनियां संतुष्ट नहीं हैं और वो चाहती हैं कि भारत जो है और भी ज़्यादा उनको श्रम कानूनों में लचीलापन दे। इस प्रकार सभी को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हुआ है।
सवाल यह है कि सभी के लिए अवसर पैदा करने के लिए वैश्वीकरण को और अधिक निष्पक्ष कैसे बनाया जाए और इसके लाभों को बेहतर तरीके से साझा किया जाए। ऊपर के उदाहरणों से हमने देखा कि वैश्वीकरण का लाभ जो है वो केवल धनी, शिक्षित और कुशल वर्ग को ही ज़्यादा मिला है और गरीब और अकुशल श्रमिक जो हैं, लघु छोटे उद्योगों वाले जो उत्पादक हैं, उन्हें वैश्वीकरण का लाभ नहीं मिला है। तो अब यहाँ पर एक वर्ड आता है निष्पक्ष। निष्पक्ष वैश्वीकरण यानी निष्पक्ष वैश्वीकरण वह जब सभी के लिए अवसर पैदा किए जाएं। तो निष्पक्ष वैश्वीकरण से क्या समझते हैं आप कि ऐसा स्थितियां पैदा करनी, सरकार ऐसे अवसर पैदा करे जो सभी के लिए समान हो, जिसमें सभी का समान फ़ायदा हो। सभी को जो लाभ हैं, वैश्वीकरण से जो लाभ हैं, वो सभी को बेहतर तरीके से साझा किए जाएं। साझा करना मतलब सबके साथ शेयर हो, ये नहीं कि धनी को लाभ हो रहा है और निर्धन को लाभ नहीं हो रहा है। अब निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए, निष्पक्ष वैश्वीकरण यानी जब सभी के लिए समान अवसर पैदा किए जाएं। इसके लिए सरकार क्या करती है? इसके लिए सरकार की नीतियों को न केवल अमीर, शक्तिशाली बल्कि देश के सभी लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यानी सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसके देश के अमीर हो या गरीब, सभी के हितों की रक्षा हो सके। उदाहरण के लिए सरकार यह सुनिश्चित करे कि श्रम कानून ठीक से लागू हों। यानी अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, उन्हें श्रम कानूनों में लचीलापन ना देके श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों को उनके अधिकार मिले। यदि आवश्यक हो तो सरकार व्यापार और निवेश बाधाओं का उपयोग भी कर सकती है। बाजार या व्यापार या निवेश बाधाओं का मतलब है कि व्यापार अवरोधक लगा के, कर लगा के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों पे अगर भारत या कोई भी देश की सरकार कर लगाती है तो वो व्यापार अवरोध का काम करता है। उससे देश के जो घरेलू उद्योग हैं उनको पनपने का मौका मिलता है। पिछली वर्कशीट में हमने एग्जाम्पल देखा था कि जब टॉय ट्रेन वाला, कि जब हम बाहर से आयातित टॉय ट्रेन में 60% का कर लगा देने से उसकी कीमत बढ़ गई थी। इससे क्या होता है? ये व्यापार अवरोध कहलाते हैं या निवेश बाधा कहलाती हैं कि हमें बाहर से आयातित वस्तुओं पर कर लगाकर हम अपने देश में बनी वस्तुओं की कीमत उससे कम हो जाती है और उनकी बिक्री ज़्यादा होती है, जिससे छोटे उद्योगों को फ़ायदा अधिक होता है। यह उचित नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन में बातचीत कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों के संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान और प्रतिनिधित्व ने व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। इसने प्रदर्शित किया है कि लोग निष्पक्ष वैश्वीकरण के संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी इकाई है जो उचित नियमों, सभी देश जो हैं वो उचित नियमों का पालन करें निवेश, विदेशी निवेश के दौरान या वैश्वीकरण की प्रक्रिया के दौरान। इस बात का ध्यान विश्व व्यापार संगठन लगाता है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 2 तर्क दें। तो जैसा हमने पहले देखा कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा, केवल धनी, कुशल और शिक्षित वर्ग को ही इसका सबसे अधिक फ़ायदा मिला है। जो शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता हैं उन्हें ही ज़्यादा विकल्पों के चयन का अवसर मिला है, परंतु जो छोटे छोटे निर्माताओं के सामने प्रतिस्पर्धा के कारण अनेक चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, उनके रोज़गार छिन गए हैं और कई इकाइयों में श्रमिकों को रोज़गार देना ही बंद हो गया है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव सभी के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, SEZ क्या है? उन्होंने विदेश निवेश को आकर्षित करने में कैसे योगदान दिया है? पहले भी मैंने बताया, SEZ यानी S फॉर स्पेशल, E फॉर इकोनॉमिक,
Z फॉर जोन। स्पेशल यानी विशेष, इकोनॉमिक यानी आर्थिक और जोन यानी क्षेत्र। तो SEZ वह विशेष आर्थिक क्षेत्र है जहां पर बिजली, पानी, परिवहन आदि विश्व स्तर की सुविधाओं का विकास औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के उद्देश्य से किया जाता है। यानी ये सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि वहाँ औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो सके। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने में विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने क्या योगदान दिया है। अब क्योंकि जैसा कि हमने इसी में पढ़ा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में जितनी भी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, परिवहन की सुविधाएं, वे सभी विश्व स्तर की सुविधाएं, वर्ल्ड क्लास की होती है। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए SEZ में उत्पादन इकाइयां खोलने वाली कंपनियों को पहले 5 वर्षों के लिए कर भुगतान नहीं करने की छूट दी जाती है और यहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो विश्व स्तर की विकसित की जाती हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, रमन एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में एक स्थायी कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। प्रतिस्पर्धा के कारण कारखाने बंद हो गए और उन्हें अपनी नौकरी खो दी। उन्होंने एक कंपनी द्वारा उनके पिछले वेतन के लगभग आधे पर काम पर रखा गया था, जो अस्थायी आधार पर कम अवधि के लिए लचीले ढंग से श्रमिकों को काम पर रखा था। एक तो वेतन कम हो गया, दूसरा अस्थायी आधार पर है, कम अवधि के लिए। अस्थायी आधार पर मतलब स्थायी नहीं है, उसको हम कभी भी हटा सकते हैं। रमन और उसके साथी कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव होगा और उन्हें किस तरह का नुकसान होगा। तो सबसे पहला, क्योंकि इन्हें लचीले ढंग से रोजगार पे रखा गया है, तो श्रमिकों को लचीले ढंग से रोजगार देने पर श्रमिकों को नौकरी का नुकसान होता है। पहला, रोजगार की अवधि निश्चित नहीं होती, ना ही स्थायी होती है, कभी भी उन्हें रोजगार से निकाल दिया जाता है। दूसरा, इन्हें जो है कम वेतन पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पक्ष वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं और आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। अभी मैंने बताया कि निष्पक्ष वैश्वीकरण से जो फ़ायदा है वो केवल धनी, कुशल और शिक्षित उत्पादक और धनी उपभोक्ताओं को, शहरी क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं को ही हुआ है। और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे उत्पादक जो हैं वो कैसे हो गए, वो सबसे अधिक प्रभावित हुए। तो निष्पक्ष वैश्वीकरण का अर्थ है कि सभी के लिए अवसरों को विकसित किया जाए और लाभ जितने भी हों वैश्वीकरण से, उनमें हिस्सेदारी चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, सबकी हो। तो निष्पक्ष वैश्वीकरण का अर्थ है सभी के लिए अवसरों की समानता। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निष्पक्ष वैश्वीकरण द्वारा समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। तो निष्पक्ष वैश्वीकरण को अपनाकर सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि देश के सभी लोग, चाहे धनी हो या निर्धन, सभी के हितों का संरक्षण किया जाए। श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन किया जाए, यानी श्रमिक कानूनों को सही ढंग से लागू किया जाए ताकि श्रमिकों का शोषण ना हो सके और उन्हें उनके अधिकार मिले। इसके अलावा व्यापार और निवेश अवरोधक, किस प्रकार, कर लगाकर भी, उनका उपयोग करके भी सरकार जो है वो छोटे उत्पादकों को सहारा दे सकती है और समानता व न्याय सुनिश्चित कर सकती है।